देखो जंतुओं में प्रजनन, ठीक, ये चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या है, जंतुओं में प्रजनन, ठीक है। तो तुम लोगों क्लास में जो ना अध्याय 15 में दिया है जंतुओं में प्रजनन। तो सबसे पहले जानना है कि प्रजनन होता क्या है, प्रजनन होता क्या है, ठीक है। तो धरती पे देखो जितने भी जीव जंतु होते हैं तो अपने ही तरह के संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपने ही जैसा करते हैं। तो ये संतान की जो उत्पत्ति होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन, क्या बोलते हैं उसको, है ना। पेड़ पौधा जैसे बताए थे कल तुम लोगों को, तो पेड़ पौधा कई तरीके से प्रजनन करते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधा बीज उत्पन्न करते हैं, कुछ पेड़ पौधा क्या करते हैं तने से ही नए पौधे निकालते हैं, ठीक है। और कुछ पेड़ पौधा ऐसे पत्ती से भी निकालते हैं, पत्ती का तुम लोग उदाहरण दिया ना कल, बायोफिलियम। तो इस तरह से प्रजनन है ना, सभी जीवों में क्या होता है, एक प्रजनन होता है। क्या होता है, प्रजनन की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ जो चैप्टर मेरा है क्या, जंतुओं में प्रजनन, क्या है ये, ठीक है ना। पेड़ पौधे के प्रजनन के बारे में हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ जंतुओं में प्रजनन, तो जंतुओं के प्रजनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जंतुओं के प्रजनन के बारे में, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले तुम लोग प्रजनन का परिभाषा लिखा थे कल। तो प्रजनन होता क्या है कि यानी कि कोई भी जीव जंतु जो ना अपने ही जाति, ठीक है ना, की तरह या अपना मतलब कि जो संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है, यानी अपने वंश को आगे बढ़ाता है। क्या करता है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन, क्या बोलते हैं उसको, प्रजनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रजनन, ठीक है। तो प्रजनन का परिभाषा क्या लिखा थे, यानी कि अपने ही तरह के जो वंश या जाति है ना की निरंतरता बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, तो जो संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रजनन, क्या कहते हैं उसको, प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अब प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्या होते हैं, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया अलैंगिक प्रजनन, क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। दूसरा होता है क्या, लैंगिक प्रजनन, क्या होता है, लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल है ना रिप्रोडक्शन, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ ना अंग्रेजी में, इसको एसेक्सुअल, इसको सेक्सुअल, ठीक है। 2 तरह का होते हैं। और लैंगिक प्रजनन के बारे में हम लोग कल बात किए थे। और लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें कि एक ही जनक होते हैं, जिसके माता पिता क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे अमीबा है ना, अमीबा के बारे में कल तुमने पढ़ा था कि अमीबा देखो क्या करता है कि वो द्विखंडन करता है। क्या करता है, अमीबा, जैसे है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन के बारे में। अलैंगिक प्रजनन का हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे अमीबा क्या होता है कि अमीबा की कोई आकृति नहीं होता है, अमीबा की कोई सारा आकृति होता है, ठीक है ना। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, वो किसी भी आकृति में अपने आप को ढाल लेता है, अपने किसी भी आकृति में अपने आप को, किसी भी आकृति अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। मान लीजिए ये आकृति अमीबा का है, तो अमीबा का क्या है, ये केंद्रक होता है। क्या होता है, ये केंद्रक होता है। तो सबसे पहले देखो अमीबा प्रजनन करता कैसे है। तो केंद्रक क्या होता है, ये पहले 2 भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। क्या होता है, ये केंद्रक पहले 2 भागों में विभाजित हुआ, एक भाग ये बना, एक भाग ये बना। धीरे धीरे विभाजित होते 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 क्या होता है कि ये जो है ना मतलब कि ये इस तरह से है ना, मतलब कि ये 2 भागों में विभाजित, एक केंद्रक इधर चला गया, एक केंद्रक इधर चला गया, यानी विभाजित होके क्या होता है कि 2 केंद्रक का रूप लिया, एक केंद्रक दूसरे में आ गया, एक केंद्रक इसमें आ गया। अब फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये एक अलग हो गया और ये क्या हो गया, अलग हो गया। इस तरह से 2 भागों में क्या होता है, अमीबा बढ़ जाता है। क्या होता है, 2 भागों में। इस तरह से अमीबा क्या करता है, द्विखंडन विधि द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करता है, ठीक है। इसके माता पिता एक ही है ना, यही ना जनक इसका है, इसी जनक से ना 2 भाग निकला इधर, यानी कि ध्यान समझ लेना है कि अलैंगिक प्रजनन क्या है, जिसके की जनक एक ही हो, जिसके माता पिता एक ही हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं उसको, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। अमीबा के अलावा और क्या उदाहरण हो सकता है, ईस्ट में भी देखो कैसे होता है
ईस्ट की संरचना तुमने देखा होगा कि ईस्ट की संरचना होता है इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे मान ला ईस्ट ये हो गया, ठीक है ना। ईस्ट में क्या होता है, ये केंद्रक होता है, ठीक है ना। तो ये केंद्रक विभाजित होकर इस तरह बनता है, इस तरह से क्या होता है आगे बढ़ते जाता है, इस तरह से आगे समय केंद्रक समय केंद्रक समय केंद्रक क्या होता है, ये इसका एक चैन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये चैन बन जाता है। ईस्ट का तुम लोग ईस्ट पाउडर का जो प्रयोग होता है ना, ईस्ट पाउडर का प्रयोग तुम लोग जो है खास करके जैसे पाव रोटी हो गया, ठीक है, जिलेबी हो गया, रसगुल्ला हो गया, ठीक है, इस सब में प्रयोग होता है। तुमने सूजी का हलवा खाया होगा, ठीक है ना। सूजी है ना, सूजी नहीं खरीद के कभी हलवा वगैरह मैंने खाया, तो उसमें भी ईस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। ईस्ट क्या करता है, ये फ्रेगमेंटेशन करता है, और फ्रेगमेंटेशन के तहत क्या होता है, ये एक तरह से एक ईस्ट दूसरा ईस्ट दूसरा से तीसरा तीसरा चौथा चौथा इस तरह क्या करते हैं, वो प्रजनन करते जाता है, ठीक है। अगर तुम इसका प्रयोग करना चाहते हो ना, आटा ले लो, ठीक है ना। आटा में क्या करना, थोड़ा सा ईस्ट मिला देना, ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीनी या नमक मिला, चीनी मिला देना, ठीक है। और उसको है ना सान के मिला के उसको छोड़ देना, और 2-3 घंटा के बाद देखना कि वो देखो फूल के इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें है ना, उसमें क्या होता है कि ईस्ट क्या होता है, प्रजनन करते करते ये क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है ना। तुम देखते हो ना कि पावरोटी जो होता है स्पंजी होता है। पावरोटी खाया ना तुम लोग, पाव खाया होगा, क्योंकि स्पंजी होता है, ठीक है। वो कैसे होगा, केक तुमने खाया होगा, अगर ये ईस्ट नहीं होता तो हम लोग ये सारी चीजें नहीं खा पाते, ठीक है। ईस्ट है ना, इसको जो है ना बेकिंग पाउडर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग पाउडर। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है इसका, सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम है ना, ईस्ट। तो ये एक तरह का क्या है, जीव है। क्या है ये कौन सा प्रजनन करता है, अलैंगिक प्रजनन। क्या करता है ये, अलैंगिक प्रजनन करता है, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन है ना, कि और भी उदाहरण दे सकते हो तुम लोग। हाइड्रा, हाइड्रा तुम लोग जानते हो, चित्र में देख सकते हो किताब में। तो हाइड्रा की आकृति जो है इस तरह होता है, समझे। इसमें हाइड्रा की आकृति मान ला इस तरह से है, ठीक है। इसमें मान ला हाइड्रा की आकृति इस तरह से, ठीक है। चलो ये हाइड्रा बना दिया, ठीक है, जो भी है तुम्हारा। अब देखो हाइड्रा में क्या होता है कि शरीर में क्या होता है, उभार होता है। क्या होता है ये, उभार। जैसे मान ला इस तरह से उभार आया, उभार आया है ना, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये बढ़ने लगता है। क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते इसमें भी जो है ना इस तरह से, जो हाइड्रा में इस तरह से निकला, इस तरह से निकला है, इस तरह धीरे क्या होगा, ये यहाँ से टूट के फिर क्या होता है, जब विकसित हो जाता है पूरा, टूट के क्या होता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन विधि। कौन सा बोलते हैं, मुकुलन विधि। और ईस्ट में भी जो बोल रहे थे, ईस्ट में भी क्या होता है, मुकुलन विधि। क्या बोलते हैं उसको, यानी कि उसके पहले शरीर में उभार हुआ, वही उभार क्या होता है, बड़ा होकर विकसित होकर है ना दूसरा जीव बन जाता है, ठीक है। इसमें तो इसका जो है ना देखो, जनक एक ही है, माता पिता एक ही है इसमें। तुमने सीखा क्या, अलैंगिक जनन में कौन कौन जीव आया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम। ये सब जो है ना, ईस्ट क्या होता है, सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन के और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, प्लेज्मेडियम है, पेनेरिया हो गया, बहुत सारा उदाहरण, ठीक है इसमें। तो इसमें लेकिन तुम्हारे क्लास में अभी 8 क्लास में तुम लोग हो, तो अभी है ना जो सिलेबस के अनुसार से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है इसमें। तो चलो 2-3 उदाहरण सबको समझ में आ गया। अलैंगिक जनन में कौन कौन, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, ठीक है ना। तीनों याद रखना, ठीक है इसमें। तो ध्यान रखना, अमीबा किस तरह से जनन करता है, द्विखंडन विधि। किस विधि से करते हैं, और ये जो हाइड्रा और ईस्ट हो गया, मुकुलन विधि से। कैसे करते हैं ये, मुकुलन का मतलब होता है उभार आना, उभार, उभार होके क्या होता है, वो आगे क्या होता है, फिर विकसित होके है ना वो धीरे से अलग हो जाता है, ठीक है इसमें। तो ये समझ में आ गया, लैंगिक जनन से अलैंगिक जनन सबको समझ में आ गया। तो इसका परिभाषा सब तो लिख लिख तुम लोग है ना इसमें। तो यानी अलैंगिक जनन का परिभाषा क्या होता है ना। अलैंगिक जनन का परिभाषा बता सकते हो, क्या हो सकता है, जब जीव जो है ना प्रजनन जो है, मतलब जब प्रजनन करता है उसका जो है ना क्या होता है, जनक क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है, यानी जब एक ही जनक द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति की जाती है, जब एक ही जनक द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं उसको, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। यानी जब एक ही जनक द्वारा, यानी एक ही माता पिता द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे लैंगिक प्रजनन। किसकी बात करेंगे,
तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि नर और मादा, ठीक है ना, दोनों मिल के, समझेंगे, नर और मादा दोनों मिल के नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। यानी इसमें माता पिता दो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं इसमें, माता पिता क्या होते हैं, दो अलग अलग होते हैं। जब दोनों मिल के नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं उसको, लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे हैं, लैंगिक जनन किसको कहते हैं, जब जो है जीवों की उत्पत्ति, समझे, यानी माता पिता यानी कि दो जनक, दो है ना, कहने का मतलब है क्या कि दो जीव मिल के, एक नर दूसरा मादा, दोनों मिल के नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे उसको, तो लैंगिक जनन का उदाहरण बता सकते हो तुम लोग, इसमें मनुष्य भी आ जाता है, बहुत सारे तुम्हें जानवर है जो तुम लोग देख सकते हो आसपास, ठीक है। इसमें तो लैंगिक जनन में सबसे पहले हम लोग इसमें जो दिया गया है तुम्हारे चैप्टर में, मानव प्रजनन तंत्र। क्या दिया गया है, मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है, मानव प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है। तो हम लोग लैंगिक जनन में किसकी बात करेंगे, मानव प्रजनन तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। इसमें तो मानव प्रजनन तंत्र है ना, तो मानव में क्या होता है, एक नर होता है, दूसरा क्या होता है, मादा, ठीक है। और नर यानी कि नर जिसको हम लोग पुरुष कहते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र अलग होता है और स्त्री प्रजनन तंत्र क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों में क्या होता है कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, और इसमें कौन से पदार्थ पुरुष प्रजनन तंत्र में क्या क्या बनता है और मादा प्रजनन तंत्र में क्या क्या बनता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें तो तुम लोग इसका चित्र बनाए तुम लोग रे, देखो ध्यान देना है तुम लोगों को, मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है। तो ये मानव प्रजनन तंत्र के हमने क्या बनाई, अंग बनाए। क्या बनाएंगे, ये हो गया स्त्री प्रजनन तंत्र, और ये क्या हो गया, पुरुष प्रजनन तंत्र। क्या है ये, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें तो इसमें ध्यान देना है कि मानव में प्रजनन कैसे होता है, इस प्रक्रिया को समझना है। क्या समझना है, इस प्रक्रिया को समझना है, ठीक है। तो मानव प्रजनन तंत्र में क्या होता है कि मानव में जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है, ठीक है, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। क्या बनता है इसमें, इसके कई सारे अंग हैं, जैसे कि ये हमने बताया कि ये क्या है, वृषण है। क्या है ये, तो वृषण में क्या होता है, नर युग्मक, इसको हम लोग बोलते हैं। वृषण के अंदर दो गो वृषण होता है, कितना होता है इसमें दो गो होता है। इसमें शुक्राणु जमा होता है। क्या होता है इसमें, शुक्राणु जमा होता है, ठीक है ना। और शुक्राणु देखना, ध्यान रखना कि ये एक कोशिका का बना होता है। कितने कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, ठीक है। शुक्राणु की संरचना तुम देख सकते हो कि ये जो है ना, इस तरह से एक लंबा जैसा होता है और ये पूंछ की तरह होता है, और इसमें जो ना ये मथनी टाइप का होता है, समझे। इस तरह से तुम देख सकते हो कि किताब में तुम्हारा ये चित्र दिया हुआ है, तुम्हारा देख सकते हो ये चित्र में है ना। देखो शुक्राणु की आकृति, एक शुक्राणु की आकृति कैसी दिया गया, देखो तुम लोग है। तो ये शुक्राणु की आकृति एक, यानी कि ये एक कोशिका का बना हुआ है, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु। क्या बोलते हैं उसको, है ना। पीछे पूंछ होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी है, उसका जो है ना, इसका मूलभूत आकृति, इसका शुरू में जो आकृति था ऐसे ही था, ठीक है ना। यानी कि एक आकृति इस तरह से पूंछ, लंबी जैसा पूंछ था, इसी तरह था। इसी में उसको जो है आगे विकसित होकर हाथ पैर जितना भी तरह का शरीर के अंग है, इसी में विकसित हुआ है, ठीक है। इसमें तो शुक्राणु की आकृति कैसा होता है, एक लंबी पूंछ की तरह होता है, ठीक है ना। और ये ऊपर क्या होता है, एक तरह का कह सकते हो कि मतलब मछली टाइप का हो गया इसमें। तो इसका निर्माण होता क्या है, सबसे पहले जानना है इसका निर्माण होता क्या है। तो इसका निर्माण हमारे शरीर, है ना, शरीर में होता है, ठीक है। तो शरीर में क्या होता है कि होता है, और उसका जो है ना खास करके ये जो है हमारा ये जो वृषण है, वृषण में आके क्या होता है, ये जमा होता है। क्या होता है, ये जमा होता है, ठीक है। इसमें तो जमा होता है, और ये क्या होता है, जमा होने के बाद तो यहाँ जो ये जो हमने शुक्र वाहिका जो लिखे ना, ये एक नली है। क्या है ये, नली है।
इस नली के माध्यम से क्या होता है, निकलता है। क्या होता है, ये निकलता है, ठीक है ना। और ये जो हमने लिखा है क्या, मूत्राशय, इसमें मूत्र जमा होता है। क्या होता है इसमें, तो मूत्र का नली और इसका नली देखो ये मिलता है, इसका मूत्र का नली हो गया, इसका नली क्या होता है, मिलता है। और यहाँ बीच में देखो एक तो दो इस तरह से, इसको शुक्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शुक्राशय में क्या होता है, कुछ ऐसा हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है। तो क्या करता है, ये जो शुक्राणु होता है, इसमें जो शुक्राणु जब निकलता है तो वहां जाके उसको जो है ना क्या करता है, वो जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उसको थोड़ा सा चिपचिपा बना देता है, यानी गीलापन बनाता है। क्या बनाता है, इसके अलावा वो क्या करता है, उसको पोषण देता है। क्या देता है, ये जो शुक्राणु जो निकलता है इसको क्या करता है, वो पोषण देता है। क्या करता है, वो पोषण देता है, ठीक है। और उसका थोड़ा चिपचिपा बना देता है, जिससे कि आगे निकलने में क्या हो, उसको आसानी हो। क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। यानी कि जब मनुष्य क्या करते हैं कि जब पुरुष पर है ना कि मैथुन की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये शुक्राणु क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, ये निकल के यहाँ से क्या होता है कि ये सीसन के माध्यम से क्या होता है, ये बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें तो ये बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलने के बाद, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना कि नाम सबका, ठीक है ना। इसका नाम देख लो, क्या नाम है, सीसन, इसका हो गया ब्रीसन। ब्रीसन के अंदर क्या होता है, शुक्राणु, ब्रीसन के अंदर जो है ना मतलब कि शुक्राणु यही जमा होता है, ठीक है ना। कहाँ जमा होता है, ये शुक्राणु इसी में जमा होता है, ठीक है। और ये जो नली को क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं उसको, और ये जो नली शुक्रवाहिका हो गया, और ये तुम्हारा हो गया मूत्र नली हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। और ये जो बीच में शुक्राशय, क्या है, ये शुक्राशय, ठीक है। जब मैथुन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है यहाँ से निकलता है। कहाँ से निकलना शुरू होता है, ब्रीसन से। कहाँ से निकलता है ये जो है ना क्रिया विधि सबको याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन आएगा, पुरुष प्रजनन तंत्र कैसे कार्य करता है, पुरुष प्रजनन तंत्र के कार्यों को लिखे, ठीक है। इस तरह से और चित्र के साथ अंकित करना है, चित्र बना लोगे। इस बार स्टार्टिंग क्लास करोगे शुरू में, किसके जो ब्रीसन में होता है शुक्राणु जमा रहते हैं, जब मैथुन की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या होता है, ये तो बाहर निकलता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है, शुक्रवाहिका। किसके द्वारा बाहर निकलता है, शुक्रवाहिका के द्वारा बाहर निकलता है। और ये बाहर जो है तो यहाँ इसको शुक्राशय से क्या प्राप्त है, एक रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है। और शुक्राशय क्या करता है कि इसमें शुक्राणु को थोड़ा चिपचिपा यानी गीलापन बना देता है, और क्या करता है, उसको पोषण देता है। क्या देता है, इसको पोषण देता है। उसके बाद क्या होता है, ये सीसन के माध्यम से बाहर क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या होता है कि ये तुम्हारा पुरुष प्रजनन तंत्र में हो गया। अब देखो इधर ध्यान देना कि मादा प्रजनन तंत्र ये है ना, ये तुम्हारा स्त्री प्रजनन तंत्र। स्त्री प्रजनन तंत्र में ये तुम्हारा हो गया योनि मार्ग हो गया, और ये तुम्हारा हो गया गर्भाशय। क्या है ये, और ये तुम्हारा अंडाशय। क्या है ये, और ये अंडवाहिनी है ना, अंडवाहिनी हो गया। तो ध्यान में रखना कि इसमें स्त्री प्रजनन तंत्र में कितना अंडाशय होता है, दो, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। यानी कि अंडाणु जब है ना स्त्री का नहीं लड़की का जब जन्म होता है उसमें जो है उसी समय बहुत सारे अंडाणु है ना, मतलब कि है ना बहुत सारी संख्या में क्या अंडाणु जमा रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब बड़े होने के बाद जब वो परिपक्व होने लगता है, यानी 10 से ऊपर जब उसका उम्र होता है तो ये अंडाणु क्या होते हैं, ये परिपक्व होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, ये विकसित होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ हर यानी कि हर महीने क्या होता है कि एक अंडाणु का निर्माण होता है। समझे, एक अंडाणु क्या होता है यहाँ से बाहर निकलता है। किसके माध्यम से बाहर निकलता है, अंडवाहिनी के माध्यम से क्या होता है यहाँ आता है, ठीक है। इसमें ठीक है, एक महीना इधर निकलेगा, दूसरे महीना इधर से निकलता है। एक महीना इधर से निकलता है, दूसरे महीना इधर से निकलता है, ठीक है ना। दोनों तरफ से नहीं निकलता, नहीं, दोनों एक साथ दोनों तरफ। कई बार तो संजोग से होता है कि कई बार क्या होता है कि दोनों एक साथ निकल गया, ठीक है ना, लेकिन वो संजोग हो गया, ठीक है ना। तुमने सुना होगा कि कई बार जो है ना मतलब कि जुड़वा बच्चे का जन्म होता है, कई बार होता है एक से अधिक बच्चे, यानी 2 या 3 भी 4 भी 5 तक होता है। कई बार सुना है ना तुमने रे, तो वो सब संजोग है, ठीक है। लेकिन नेचुरली क्या होता है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, एक ही अंडाणु जो है ना बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मतलब कि एक अंडाणु इधर से निकल गया कि इधर से निकल गया, ठीक है। उस स्थिति में हो सकता है कि जुड़वा बच्चे का जन्म हो सकता है, ठीक है ना। तो तुमने कई बार ये भी देखा होगा कि जुड़वा बच्चे जब होता है तो दोनों जुड़वा बच्चा एक देखने में एक जैसा लगेगा। कई बार होगा कि जुड़वा बच्चे एक जैसा देखने में नहीं लगता है, दोनों में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस होता है। और कई बार तुम हम शकल को जो है ना मतलब जैसे लगेगा दोनों हम शकल है, तो वो सारे सिचुएशन तुमको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, तुमने यहाँ से देखा कि किस तरह से सीसन से जो है शुक्राणु बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो शुक्राणु को क्या बोलते हैं, नर युग्मक, क्या बोलते हैं इसको। और ये जो मादा के अंदर जो अंडाशय जो अंडाणु निकलता है इसको क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। क्या बोलेंगे इसको,
तो ये जो है ना, ये योनि मार्ग होते हुए क्या होता है कि ये जो है शुक्राणु क्या होता है, इसमें प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? प्रवेश करता है। उसके बाद ये प्रवेश करने के बाद जो हमारा अंडाणु है यहाँ, तो अंडाणु क्या होता है, ये इसमें जो हमने बताया एक आकृति बताया था ना इसका शुक्राणु का, ये है ना बहु संख्या में निकलता है, करोड़ों की संख्या में निकलता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि इसका मुंह क्या होता है, खुला रहता है। क्या रहता है इसका मुंह? इसमें क्या होता है कि करोड़ों की संख्या में निकलता है। अब बहुत इसमें कंपटीशन होता है। बहुत क्या होता है कि पहले हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम उसमें जाके प्रवेश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है ना, तो वो क्या होता है, इसका जो मुंह खुला होता है इसमें प्रवेश कर जाता है। समझ रहे हैं ना? तो प्रवेश करने के बाद वो क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है? ये बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है। उसके बाद कई बार क्या होता है, ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, एक को प्रवेश किया फिर दूसरा भी प्रवेश कर गया। नहीं होता? जैसे जुड़वा बच्चे, अगर तुमको ये मन में क्वेश्चन होता होगा कि कई बार देखते हो जुड़वा बच्चे जन्म कैसे होता है, तो कई बार क्या होता है कि एक शुक्राणु प्रवेश किया और दूसरा भी प्रवेश कर गया उसमें। दूसरा जैसे प्रवेश किया और जैसे उसका मुंह बंद हो गया, एक या कई बार 3 प्रवेश कर गया, कई बार 4 प्रवेश कर गया। तुमने संजोग से इधर भी पेपर में पढ़ा होगा कि पेपर में यार एक जगह 3 बच्चे को जन्म दिया, 4 बच्चे को जन्म दिया, कई बार 5 बच्चे को। ठीक है ना? सभे कैसे जाएगा? प्राकृतिक रूप से देखो क्या होता है, एक जाता है। क्या जाता है? एक। तुमने जनरली देखता होगा कि एक ही बच्चे को जन्म होता है, लेकिन संजोग से कई बार देखता होगा कि 2, 3, 4 ऐसे होता है संजोग से। ठीक है ना? तो संजोग कैसे होता है? यही संजोग होने का मतलब ये हो गया, ये शुक्राणु क्या होता है, जब इसमें तैरता है, समझे, इसमें जब तैरता है, इसमें क्या होता है कि अंडाणु के अंदर क्या होता है, एक प्रवेश करता है और या तो कई बार 2 प्रवेश करता है। मतलब इसमें जब प्रवेश कर जाता है तो ये अंडाणु आके क्या होता है, यहाँ गर्भाशय में आके स्थापित हो जाता है। क्या होता है? ये स्थापित हो जाता है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? ये अंडाणु क्या होता है, गर्भाशय में आके क्या होता है, ये स्थापित हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना कुछ पॉइंट है कि ये देखो कि नर युग्मक यहाँ से क्या आया था, नर युग्मक में क्या था, शुक्राणु आया था। ठीक है, और यहाँ से क्या था, अंडाणु था। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जब मिलने के बाद जब आपस में दोनों उसमें प्रवेश कर गया तो क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है उसको? युग्मनज। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि अंडाणु मतलब कि कन्या का शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निषेचन। देखो ध्यान रखना, निषेचन किसे कहते हैं, जब ये शुक्राणु यहाँ से जब निकला, शुक्राणु निकल के जब इसने प्रवेश करके जब अंडाणु के अंदर प्रवेश कर गया, अंडाणु के अंदर प्रवेश किया, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि ध्यान में रखना कि नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक में तुम्हारा हो गया शुक्राणु, शुक्राणु हो गया, और ये हो गया पुरुष। शुक्राणु किससे पाया जाता है? पुरुष में। और ये मादा हो गया, और इसमें क्या बना, मादा में क्या बनता है, अंडाणु। क्या बनता है इसमें? अंडाणु। ठीक है ना? जब आपस में दोनों मिला तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज, जायगोट बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं इसको? निषेचन। क्या बोलते हैं उसको? निषेचन बोलते हैं। निषेचन किसे कहते हैं, समझ में आया? यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, और मिलने के बाद क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, जायगोट। उसको क्या बोलेंगे, जायगोट। और इसमें मिलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, निषेचन। निषेचन। क्या बोलेंगे उसको? निषेचन। निषेचन समझ में आया? निषेचन क्या होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलता है तो आपस में मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन। क्या बोलते हैं उसको? निषेचन। और मिलने के बाद क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है? और यही युग्मनज जब विकसित होता है तो क्या बनता है, भ्रूण। क्या बनता है इसको? भ्रूण। क्या बनता है, ये भ्रूण बनता है। ठीक है, यानी भ्रूण को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियो। ठीक है ना? और भ्रूण बनने के बाद जब भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तो क्या बनता है, गर्भ। क्या बनता है इसको? गर्भ। समझेंगे? इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं उसको? प्रेगनेंसी। वही गर्भ विकसित होकर, ठीक है ना, तो वही शिशु का निर्माण करने लगता है। ठीक है ना? तो शिशु यानी नवजात शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नवजात शिशु, नियोनटाल। क्या बोलते हैं उसको? नियोनटाल। ठीक है, यानी कि पहला प्रक्रिया देखो ध्यान में रखना क्या है
कि पहले देखो पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु होता है, मादा में क्या होता है, अंडाणु। शुक्राणु को क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और मादा को क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। क्या बोलते हैं, जो आपस में मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं उसको, निषेचन। युग्मनज जब विकसित होता है तो क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण जब विकसित होता है तो क्या बनता है, गर्भ। गर्भ है ना, गर्भ में क्या होता है, उसमें शिशु का, नवजात शिशु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नियोनाटाल। किसका निर्माण होता है, नियोनाटाल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नवजात शिशु। समझ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, ये प्रक्रिया तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु। क्या होता है, इसको शुक्राणु क्या बोलते हैं, नर युग्मक। क्या बोलते हैं, पूछ सकते हैं खड़े होकर, ठीक है ना, खड़े होकर पूछ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नर युग्मक। और मादा में क्या होता है, अंडाणु। इसको क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। तो जब आपस में दोनों मिलता है तो उसको प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। अब मिलने के बाद क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जायगोट। क्या बोलेंगे इसको, जायगोट। अब निषेचन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद है ना, युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इम्ब्रोयो। क्या बोलते हैं उसको, इम्ब्रोयो। इम्ब्रोयो से क्या बनता है, गर्भ। गर्भ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या बनता है, नवजात शिशु। क्या बनता है, नवजात शिशु, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नियोनाटाल। क्या बोलते हैं इसको। प्रक्रिया समझ में आया सबको, पुरुष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेल। ये हो गया फीमेल, ठीक है। तो मेल में क्या होता है, नर युग्मक। क्या होता है, मेल जीमेट्स। क्या बोलेंगे इसको, नर युग्मक को क्या बोलते हैं, मेल जीमेट्स। और शुक्राणु का अंग्रेजी क्या होता है, स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म, है ना। और अंडाणु का अंग्रेजी क्या होता है, अंडाणु का अंग्रेजी ओवियम ना, ओभम होता है, ठीक है ना, OVUM, ओभम, ठीक है। ओभम। इसको हो गया मादा युग्मक को क्या बोलेंगे, मेल जीमेट, फीमेल जीमेट। क्या बोलेंगे इसको, फीमेल जीमेट, ठीक है ना। इसमें तो ये प्रक्रिया सबको समझ में आ गया, सबको बता सकते हो। पहला प्रक्रिया क्या है, पहला प्रक्रिया क्या है, पुरुष से शुक्राणु और मादा से अंडाणु जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। उसके बाद युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण से क्या बनता है, गर्भ। गर्भ से विकसित होकर क्या बनता है, नवजात शिशु। और जब देखो क्या होता है, इसका एक टाइम होता है, जनरली क्या होता है, 9 महीने के बाद क्या होता है कि फिर इसका बच्चे का क्या होता है, जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर शिशु है ना, उसके बाद जन्म होने के बाद फिर तुम लोग जानवे करते हो किस तरह फिर है ना विकसित होता है वो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया समझ में आ गया। ये मानव में प्रजनन तंत्र कैसे हो, मतलब मानव प्रजनन तंत्र या नर प्रजनन तंत्र कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। और किस तरह से मतलब कि मनुष्य में शिशु का जन्म होता है, मनुष्य में शिशु का जन्म कैसे होता है। अब देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन और भी है। देखो यहाँ इसमें हम खास करके पहले स्त्री प्रजनन तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। इसमें चलो मान लिया कि ये तुमने देखा अल्लाह ने जुड़वा बच्चे होने का कारण समझा कैसे होता है। तो जुड़वा बच्चे का तुमने देखा कि हमने बताया कि जो ये जो तुम्हारा शुक्राणु था, तो शुक्राणु कई बार क्या होता है कि उसमें एक से अधिक शुक्राणु क्या होते हैं, अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक से अधिक शुक्राणु, ये जो शुक्राणु होता है, ये वाला शुक्राणु, एक से अधिक शुक्राणु क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, उसमें 2 शुक्राणु क्या होता है, विकसित होने लगता है। इसी स्थिति में क्या होता है, वो जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है वो, और इसमें क्या एक ही में अगर देखो, एक ही अंडाणु के अंदर दोनों में अगर एक ही अंडाणु प्रवेश किया है, इसका मतलब जो जुड़वा बच्चा होगा उसका रूप रंग क्या होगा, ज्यादा मिलता जुलता होगा। समझ रहा है ना। अब कई बार क्या होता है कि कई बार अंडाणु इधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल गया, इसमें भी एक तो प्रवेश कर गया, इसे ही प्रवेश कर गया, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या दिक्कत होता है, ये होता है ना, 4 देखा, ठीक है। तो इधर से भी प्रवेश कर गया और इधर से ही प्रवेश कर गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें भी भाई इसको ये भी यहाँ आके प्लांट हो गया और ये भी आके यहाँ प्लांट हो गया, स्थापित हो गया। अब क्या होगा कि दोनों में क्या होगा कि बच्चे जो है ना पलने लगते हैं। इस स्थिति में जो जुड़वा बच्चा होता है, दोनों में भिन्नताएं होती है। क्या होती है, दोनों एक जैसा नहीं होता, दोनों में कुछ न कुछ अंतर होगा, ठीक है ना, ज्यादा अंतर होगा। लेकिन एक ही अंडाणु के अंदर अगर 2 शुक्राणु अगर विकसित होने लगता है तो उसका रूप रंग क्या होता है, ज्यादा मिलता है। क्या होता है, ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर मान लें कि ये शुक्राणु का मिलन अगर इसमें अंडाणु से ना हो तो क्या होगा, तो क्या होगा कि देखो
जो जो देखो जो महिलाएं यानी कि जो लड़कियां क्या होता है कि कम से कम उसका उम्र है ना, तो वो जो है अगर 12 13 14 साल हो जाता है, उसमें क्या होता है एक म्यूकस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको मासिक धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो मासिक धर्म में क्या होता है कि मतलब कि ये जो है, ये जो अंडाणु बताया ना, ये तो ये क्या होता है, यहाँ आके गर्भाशय में आके क्या होता है कि ये यहाँ से जब इसमें अंडाणु का मिलन ना हो, तो ये क्या होता है म्यूकस के रूप में, ठीक है, हर महीने क्या होता है शरीर से बाहर निकलता है। क्या निकलता है? हर महीने शरीर से। तुमने देखा होगा कि महिलाओं को मासिक धर्म जो ना आता है, ठीक है ना, तो महीने में हर महीने उसका एक चक्र चलता है। क्या चलता है उसका? यानी कहने का मतलब है कि ये शुक्राणु जो यहाँ से निकला, ये शुक्राणु का अगर इसमें अंडाणु से अगर मिलन ना हुआ तो क्या होगा, ये अंडाणु तो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा ये। तो ये क्या होता है यहाँ से जो है मतलब कि इसमें जो एक जो दीवार है, ये दीवार में क्या होता है एक परत होता है। क्या होता है ये, है ना, वो म्यूकस के रूप में क्या होता है वो टूट टूट के क्या होता है वो गिरने लगता है। इस तरह से अंडाणु क्या होता है कि पूरा फिर से 3 दिन 4 दिन या 5 दिन तक के अंदर क्या होता है सारा गिर के फिर खत्म हो जाता है, तो फिर नया अंडाणु बनना शुरू होता है, फिर दीवार बनता है, फिर इस तरह से बनता है। ये हर महीने, यानी कहने का मतलब हो गया कि हर महीने क्या होता है ये प्रक्रिया चलता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग मासिक चक्र। क्या बोलते हैं इसको? यानी मासिक धर्म ही बोला जाता है, ठीक है। इसमें इंग्लिश में सर है मासिक ऋतु, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं उसको? यानी इसको ऋतुस्राव भी बोला जाता है। क्या बोलता है इसको? ऋतुस्राव, इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। हालांकि ये सब तुम्हारे अभी क्लास का नहीं है, ठीक है। जब आगे क्लास में जाओगे, ये हो सकता है कि अगले चैप्टर में होगा, ठीक है। इसमें अगले किशोरावस्था की ओर होगा ना, तो वहाँ इसके बारे में तुमको फिर समझाया जाएगा, ठीक है। इसमें तो इस तरह से तुमको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मतलब कि, है ना, स्त्री प्रजनन तंत्र और पुरुष प्रजनन तंत्र कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई बार देखते हो तुम लोग, क्या है हल्ला नहीं, अरे शांत रहो, तुमने ये क्वेश्चन आता होगा मन में, कई बार क्या होता है कि लड़कियों का जन्म होता है, कई बार लड़कों का जन्म होता है। अभी लड़की कैसे जन्म हुआ, लड़का कैसे जन्म हुआ, ये भी तो एक प्रक्रिया है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में दिया है, लिंग निर्धारण दिया होगा, ठीक है, चैप्टर में। देखो इसके इसी में बना देते हैं, इसको इसी में बता देते हैं, ठीक है। इसमें तो देखो लिंग निर्धारण का मुख्य कारण क्या होता है कि तुम लोग जानते हो कि मनुष्य का जो कोशिका होता है, मनुष्य का कोशिका अल्लाह नहीं, मनुष्य का कोशिका गुणसूत्रों से बना होता है। किससे बना होता है? गुणसूत्रों से। और गुणसूत्र की संख्या कितना होता है मनुष्यों में, कोई बता सकते हो? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ी। कितना होता है? एक जोड़ी में कितना होता है? 2। 23 जोड़ी में कितना हुआ? 46। तो बता सकते हो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना हुआ? 46। कितना हुआ? गुणसूत्र क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है, जो तुमको 9th क्लास का जब विज्ञान पढ़ाएंगे ना, उसमें सारा बताया जाएगा गुणसूत्र क्या होता है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए, ठीक है ना। तो डीएनए पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है? जीन। क्या होता है उसमें? तो डीएनए जो है क्या होता है? गुणसूत्रों से बना होता है। किससे बना होता है? वो गुणसूत्रों से बना होता है, ठीक है। इसमें तो वो क्या होता है? वो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अनुवांशिक डीएनए खास करके बोलते हैं क्या होता है? अनुवांशिक गुणों का। ये तुमको अभी समझ में नहीं, आगे समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये दिमाग में रखना कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46। कितना होता है? 46, ठीक है। तो है ना, इसमें पुरुष में भी क्या होता है, ये हम बता रहे हैं लिंग निर्धारण। क्या बता रहे हैं? लिंग निर्धारण, निर्धारण, ठीक है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये पुरुष हो गया, और ये हो गया मादा। मादा पुरुष, मादा नर लिखते, ठीक है, नर और मादा, ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें भी 46 होता है और मादा में भी क्या होता है? 46। लेकिन देखो ध्यान रखना, तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है एक समान होता है, ठीक है। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है क्या होता है? एक समान होता है। तो पुरुषों में क्या होता है? 22 प्लस एक्स, और क्या होता है? 22 प्लस वाई।
पुरुष में लेकिन पुरुष में, महिला में क्या होता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। उसमें भी एक्स वाई चलने लगा सर। हाँ एक्स वाई चलता है, ठीक है। ध्यान में रखना कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है पुरुषों में क्या है, एक समान है, एक समान है ना, महिलाओं में सब समान है सर। है? तो इसमें देखो, लेकिन अगला जोड़ी जो है 23वां जोड़ी जो है इसमें एक्स है और इसमें क्या है वाई है। और इसमें देखो 22 प्लस एक्स भी है, 22 प्लस एक्स है, इसमें दोनों क्या है समाने है, क्या है इसमें समाने हैं। अब ध्यान रखना कि हमने भी बताया जो तुम लोगों को किस तरह से जो है शुक्राणु का अंडाणु से मिलन, अंडाणु में से मिलन होता है, ठीक है ना। जब देखो कि उसका गुणसूत्र, महिलाओं का गुणसूत्र, ठीक है, अगर पुरुषों का जो 22 प्लस एक्स और इसका 22 प्लस एक्स ही आया, समझ रहे ना, यानी कि ध्यान में रखना कि कभी भी जो गुणसूत्र जो है टोटल 46 और इधर से भी 46 नहीं आता, आधे आधे आता है। क्या होता है ये, इसका आधा मिलता है, इसका भी आधा मिलता है, समझ रहे हैं ना। अगर मान लो इसका पूरा 46 भी मिले, इसका 46 मिले, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो धरती पे खाली गुणसूत्र होगा, क्या होगा ये, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, एक समान बनाए रखने के लिए क्या होता है कि पुरुष का आधा गुणसूत्र समझते हो ना, इसमें कितना आया 23 ही आया, कितना आया, इसमें भी कितना आया 23, आधे आधे गुणसूत्र क्या होता है दोनों मिलता है, ठीक है। इसमें एक्स एक्स मिला, इसमें क्या क्या मिला, एक्स एक्स मिला, आपने बताओ। तो इस स्थिति में अगर एक्स एक्स मिलता है, इसमें जो है ना विकसित होगा, शिशु जो विकसित होगा, इसमें जब भ्रूण विकसित होने के बाद जो शिशु बनेगा तो वो क्या बनेगा, लड़की बनेगा, क्या बनेगा, ये लड़की होगा, क्या होगा ये, क्या होगा, वो डॉक्टर तुम लोग सूक्ष्मदर्शी है ना, समझ रहे हो ना, डॉक्टर उसमें देख सकते हो उसको सूक्ष्मदर्शी से। अब देखो दूसरा स्थिति देखो कि अगर ये लड़का का देखो, नर का अगर 22 प्लस वाई और इसका 22 प्लस एक्स, यानी इसमें एक्स भी आ गया और वाई दोनों आ गया, समझ रहे हैं ना। इस स्थिति में क्या होगा, लड़का का जन्म होगा, किसका जन्म होगा, लड़का। अब तुम बता सकते हो कि लड़का लड़की जन्म के लिए कौन जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार, नर जिम्मेदार होता है कि मादा जिम्मेदार होता है, नर जिम्मेदार कौन होता है इसमें, क्योंकि देखो इसमें लिंग का जो निर्धारण हुआ, इसमें गुणसूत्र किसका अंतर हुआ, पुरुष का हुआ। अगर पुरुष का एक्स गया और इसका एक्स में तो एक्स दोनों ही है, एक्स गया तो क्या लड़की हुआ, इसमें लड़का का अगर मतलब वाई गया तो लड़की का देखो वाई, लड़की का एक्स ना आया इसमें, तो इसका है ना, इसमें अंतर किसमें, वाई में अंतर हो रहा है। तो वाई में जब अंतर होता है तो इसका तो इसमें क्या होता है, लड़का होता है कि नहीं होता। इसमें जिम्मेदार कौन है, लड़का है, कौन जिम्मेदार है, तो लिंग निर्धारण में जिम्मेदार पुरुष होता है। लेकिन हमारा समाज ऐसा समाज है, इस समाज में जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। कई बार देखा होगा तुमने कि महिलाओं को अगर ना एक लड़की हुआ, फिर दूसरा लड़की हुआ, तीसरा लड़की हुआ, तो गांव घर में समाज में क्या होता है, कुछ लोग उसको जो है ना छीटाकशी करते हैं, छीटाकशी तो उसके बारे में कुछ न कुछ बोलते हैं कि भाई वो कैसी महिला है, खाली लड़की को जन्म देता है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत तरह, एक बार बौसी में हुआ था, बौसी में क्या था कि वहाँ है ना, जैसे कि उस लड़के को कई लड़कियां जन्म पहले से हो चुका था, और फिर जो लड़की जन्म हुआ उसमें क्या हुआ कि वहाँ उसका जो है ना सास ससुर पतिदेव सब हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया। फिर उसके लड़की के परिवार वालों ने पुलिस थाना में जाके केस किया, तो फिर उसके बाद जो है ना पुलिस ने फिर उसके साथ समझौता करके फिर उसको, ठीक है। कई बार ये घटना समाज में देखने को मिलता है, लेकिन क्या है कि हमारे समाज के लोग क्या है कि शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इसलिए महिलाओं को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इसमें पुरुष जिम्मेदार है कि महिला है? पुरुष जिम्मेदार। इसलिए घर छोड़ के किसको भगाना चाहिए? पुरुष। अगर इस तरह से कोई करता है तो उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है ना। और समाज में लोगों को समझना चाहिए कि महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाए, ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये तुम लोग समझ में आ गया होगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगर एग्जाम में आएगा लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको कैसे लिखोगे, तो लिखने के लिए तुम लोग यही करना है कि है ना, मनुष्यों में है ना 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना? 22 जोड़ी की 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि नर में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, और मादा में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स ही होते हैं। जब क्या लिखोगे, जब 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई से जो है ना मतलब मिलता है, ठीक है। इसका जब इसके साथ जो निषेचन की क्रिया होती है नहीं मिलता है,
इस स्थिति में क्या होता है, लड़की का जन्म होता है। जब 22+y/22+x मिलता है तो इस स्थिति में क्या होता है, लड़के का जन्म होता है। ठीक है, लड़के का जन्म होता है। ठीक है, इस तरह से तुम समझ सकते हो कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, इसको हालांकि हम लिखा देंगे। ठीक है, टाइम नहीं है इसलिए जो है तुम लोगों को हम छुट्टी देते हैं। ठीक है। छुट्टी सर।